हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर में MPSE 004 के सब्जेक्ट कोड को पढ़ रहे हैं। यानी सब्जेक्ट की बात करें तो आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इंग्लिश में बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे बड़ी खासियत यह है आप सभी के लिए कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमने इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस नहीं बनाते, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं या इस वीडियो के जो है PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आधे घंटे जो ये PDF है बिल्कुल फ्री है, आधे घंटे के बाद में इस PDF को पेबल बना दिया जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इस जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 क्वेश्चन आपके नहीं होंगे अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए और इसके बाद में कोई सा भी पेपर बना दे, कोई भी व्यक्ति बना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 में से 5 क्वेश्चन आप इसमें से ना कर पाओ। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस को समझेंगे भी क्या है क्वेश्चन, और इसका मीनिंग भी क्लियर करेंगे आप सभी को, और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ज्योतिबा फूले का एक सामाजिक सुधार के रूप में परीक्षण करना है। यानी आप सभी को बताना है कि ज्योतिबा फूले थे कैसे एक सामाजिक रिफॉर्मर थे, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन एक ही यूनिट से हमने बनाए हैं और उस यूनिट्स को अगर आप अच्छे तरीके से एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस यूनिट से तो एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में दिखने ही वाला है। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन एक ही यूनिट से है। सबसे पहले ज्योतिबा फुले की बात करते हैं हम, कौन थे, कैसे सामाजिक सुधार की कैटेगरी में आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी के पेपर में। लेकिन आप लोग ज्योतिबा फूले को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग करनी है आप सभी को किससे, राजा राम मोहन राय से, क्योंकि ये सामाजिक सुधार में फर्स्ट नंबर पे ये आएंगे। फिर आपको सेकेंडली मेनली दयाराम सरस्वती पढ़ना है और थर्ड पे आपको ज्योतिबा फुले पढ़ना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपने देखोगे कि ज्योतिबा फुले ने इनकी कई नीतियों का अनुसरण किया है, यानी कई मामलों में इन्होंने इनके विचारों से सहमत भी थे। तो ऐसे कौन से विचार थे, क्योंकि एक लाइन जब आप लिखोगे ये वाली बात, कि ज्योतिबा फुले जो थे राजा राम मोहन राय के इस विचार से वो क्या थे, प्रभावित थे। तो वो विचार क्या था आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले राजा राम मोहन राय से शुरुआत करनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम राजा राम मोहन राय से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि पेपर में इनके बारे में भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय, क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पेपर में, पहले हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल ही बनेगा आपके पेपर में, जैसे राजा राम मोहन राय एक सामाजिक सुधारक के रूप में थे, किस प्रकार से थे, वर्णन कीजिए। ऐसे ही हम कह सकते हैं ज्योतिबा फुले भी एक सामाजिक सुधारक के रूप में, तो ये सोशल रिफॉर्मर कैसे थे, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, सबसे पहली बात तो ये समाज के सबसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे अच्छे अच्छे किस्म के सुधारक में से एक थे। इन्होंने क्या किया, रूढ़िवाद, रूढ़िवाद का मतलब होता है ऐसी विचारधारा जो सदियों से लोग बाग जिनको फॉलो करते हैं और केवल उन्हें वो अपनी परंपरा मानकर ही फॉलो करने शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इसका मूल आधार क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, लेकिन बट फिर भी लोग बाग उन परंपराओं को जो उस समय एक समय पर समाज पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज भी लोग बाग क्या करते हैं, उन परंपराओं को अपनी प्रथाएं मानकर या उन चीजों को अपनी प्रथाएं मानकर ही क्या करने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, एक तो रूढ़िवादी विचारक, रूढ़िवादी जो विचारधारा थी उसके खिलाफ थे ये। ब्राह्मणों द्वारा सती प्रथा जो उस समय मौजूद थी समाज में, उसको दूर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आप में से कई बच्चे होंगे ऐसे जिनको सती प्रथा का मतलब नहीं पता होगा। तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर एक मेल पुरुष अपनी एक यंग आयु में ही, यानी ज्यादा शादी को ज्यादा साल नहीं हुए,
और कुछ ऐसे सालों में ही, यानी जब वो यंग था, यंग का मतलब है लगभग 40 साल से आप कम समझ सकते हो, इससे कम में अगर उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसे में जो उसकी पत्नी होती थी उसको अपने पति की चिता के साथ ही क्षति होना पड़ता था। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था देखो, एक जीवित व्यक्ति को जलाने की, तो इस बात का इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि एक समय में भारतीय समाज में ये एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना करी इन्होंने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके जितने भी क्वेश्चन है, ये आपका पेपर जो है ओनली 50 मार्क्स का आएगा, और इस 50 मार्क्स के पेपर के अंदर आप सभी को 10 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात तो उत्कृष्ट किस्म के समाज सुधारक थे। दूसरी बात, ब्राह्मणी और जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उनके खिलाफ हुए। इन्होंने सती प्रथा को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा तीसरी बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और इन्होंने एक ईश्वर, जैसा कि इस्लामिक धर्म में होता है, उस पर अपना विश्वास व्यक्त किया। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि भाई इस्लामिक बनने की बात करते थे, वो कहते थे नहीं। ब्राह्मणों ने क्या कर रखा है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना रखे हैं समाज में। जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे ईश्वर होते हैं, और इससे हमें समाज में बहुत सारे भागों में विभाजित भी कर रखा है। क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी देवता में आस्था रखता है, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे देवता में या देवी में आस्था रखता है। ऐसे ही हम हिंदू समाज को देखें तो कई भागों में, कई वर्गों में विभाजित किया गया है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन के विचार की वजह से हमें राजनीतिक सुधार से पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें सोशल रिफॉर्म्स लाने होंगे, पहले हमें सामाजिक सुधार करने होंगे। क्योंकि जब समाज हमारा सुधरेगा ना, तो राजनीतिक व्यवस्था जो है अपने आप ही सुधर जाएगी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये जो सामाजिक सुधार होंगे, ये राजनीतिक सुधार के लिए एक नींव का काम करेंगे। इसके बाद में सामाजिक सुधार को अपनी प्राथमिकता की दृष्टिकोण से, जो यहाँ पर रॉय के बारे में ध्यान रखना है आपको, इन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और आप सभी को याद रखना, उन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया था। उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश शासन का समर्थन। आप बोलोगे कैसे सोशल रिफॉर्मर हो गए? इनका कहना था कि ब्रिटिश शासन के आने की वजह से जो भारतीय रूढ़िवादी समाज था, जिसमें अधिकतर लोगों के साथ भेदभाव या फिर समाज में बहुत सारी जो कमियां मौजूद थी, उन कमियों को दूर करने में ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप सभी को याद रखना है, एक पॉइंट ये भी निकाल के लिखना है, तत्कालीन उस समय सामंती व्यवस्था जो थी, उन्होंने ब्रिटिश शासक को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसका रीज़न ये था कि भारतीय समाज में अगर इतने ज़्यादा परिवर्तन हो पाए हैं, या भारतीय समाज इतना आगे निकल कर आ पाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी को ध्यान रखना है, भारत बनाने के योगदान में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटिश शासन उनके लिए जो है प्रशंसा हिंदू की परंपरागत मानसिकता की प्रवृत्ति के मूल रूप से बदलने में उनके विश्वास पर आधारित थी। यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की जो पुरानी विचारधारा थी उसको बदलने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के अंदर कई प्रकार की नई शिक्षा पद्धति है, जिससे लोगों के अंदर जो है समानता का भाव पैदा हुआ। इसके अलावा जो एक समय पर पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के आने से हमने देखा भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मौजूद हुई। और ये राजा राम मोहन राय ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में केवल सुधार के जरिए ही समाज के बदला जा सकता है। और ये सुधार, इन सुधारों में कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन की मुख्य भूमिका है। और इस ग्रेट ब्रिटेन की तरह ही अगर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को जब हम पना देंगे, तो हमारा देश ग्रेट ब्रिटेन की तरह बन सकता है। तभी हम अपने देश का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन्होंने समाज के अंदर सुधार की बात करी। उन्होंने समाज के अंदर लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की भी बात करी, लेकिन लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने में उन्होंने किसका महत्वपूर्ण भूमिका माना है, तो ब्रिटिश शासन का इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका माना है। आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय का मानना था कि भाई प्रेस जो होती है, मीडिया, उसकी भी स्वतंत्रता होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति को प्रेस की आज़ादी मिलेगी, तो अंग्रेज अगर हम पे शासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने अच्छे से शासन किया, अंग्रेजों के कई ऐसे भी नियम रहे जिसकी वजह से भारतीय लोगों को बहुत दुख सहना पड़ा, या भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई। तो इनका कहना था अगर प्रेस की आज़ादी रहेगी, तो अंग्रेजों के खिलाफ या समाज में जो भी गलत हो रहा होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, उसकी पिटीशन जारी कर सकते हैं। ना केवल हमें प्रेस की स्वतंत्रता रखनी है, बल्कि हमें एक सर्वोच्च न्यायालय भी बनानी होगी जो कि स्वतंत्र हो। और इस न्यायालय का कार्य क्या होगा कि भाई लोकतांत्रिक रूप को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको अच्छे से चलाया जा सके, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। इसके बाद में आप देखेंगे
कि भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी का यहाँ बनता है, राजा मोहन राय ने कहा है कि भाई तत्कालीन जो सामंती व्यवस्था है उसका होना अति आवश्यक रहा, और उसने जो ब्रिटिश शासन को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं वो भारतीय जो रूढ़िवादी समाज था या भारत के अंदर कुछ ही लोगों को अर्थव्यवस्था के ऊपर सारे संसाधनों का नियंत्रण था, उसको विनाश करने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन जो है इसकी प्रभाव, इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। आप सभी को ध्यान रखना है। इस कारण से ब्रिटिश ज्ञान जो है वो एक भारतीय समाज के लिए भाई महत्वपूर्ण भी रहा है और समाज में परिवर्तन का एक साधन भी रहा है। आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वंशानुगत क्या कर रहे थे, मालिक थे तो मालिक, मजदूर थे तो मजदूर। इस प्रकार की व्यवस्था को बाहर निकलने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा संपत्ति अर्जित करने के लिए भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया है। राजा राम मोहन राय ने भाई यही कारण था कि समाज के अंदर कुछ बदलाव होंगे तभी समाज सुधरेगा। तो ये सारी की सारी बातें थी, ये किसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब सेकंड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन यही बनेगा, इनके विचारों को आपको बताना है। दयानंद सरस्वती के क्या क्या विचार थे, तो यहाँ पर आप सभी के लिए हम दयानंद सरस्वती जी के विचारों की बात करेंगे। ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, राष्ट्र की एकता की कमी, इनका कहना था कि भाई भारत में राष्ट्र की एकता की कमी है और इसी वजह से हमारा राजनीतिक ढांचा जो है वो कैसा है, कमजोर है। दयानंद सरस्वती जी जो इनका जन्म 1825 से में हुआ और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। अभी आपको मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बताया था, इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना करी और उनके विचार राजा राम मोहन के विचारों के समान ही थे। अब देखो ये लाइन अब आपको जब पढ़ने को मिलेगी डायरेक्टली, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आप सभी के लिए डायरेक्टली अगर मैं पहले ज्योतिबा फुले पढ़ा था फिर दयानंद सरस्वती, तो उसमें ये लाइन आप लोगों के लिए जरूर आती जिसमें आपसे एक आ गया है कि इनके विचार राजा राम मोहन राय के विचार के समान ही थे। तो आपको यहाँ पर पता चला राजा राम मोहन राय एक सामाजिक सुधारक थे, तो ठीक उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती जी ने भी समाज सुधारने का ही कार्य किया। लेकिन इनके थोड़े से विचार क्या किया है, अलग है। इन्होंने क्या अलग कहा है कि इन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अधीन करने में अंग्रेजों का बहुत हद तक रोल इस वजह से रहा है क्योंकि हिंदू समाज जो है वो अलग अलग वर्गों में विभाजित है, ये ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने किसके ऊपर, उपनिषदों के ऊपर जोर दिया। इससे ऊपर बंकिम जी रह गए, उन्होंने गीता पे बल दिया क्योंकि बंकिम जी के बारे में पेपर में कम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है और बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं इसके बारे में बात कर दूंगा। दयानंद सरस्वती ने अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए उन्होंने वेदों से प्रेरणा लेने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि जैसे वैदिक समाज था उस समय कोई भेदभाव नहीं होता था, महिलाओं को भी अधिकार था, ठीक उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती कहते हैं कि समाज के अंदर हमें सभी लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। आज हम जाति या फिर अलग अलग धार्मिक या फिर अलग अलग प्रथाओं के कारण एक दूसरे से अलग है और इसी का लाभ जो है वो किसने उठाया है, अंग्रेजों ने उठाया है और वो हम पर शासन करने लगे। तो हमें क्या करना होगा, राष्ट्रीय एकता पर हमको क्या करना होगा भाई, जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, हम अंग्रेजी हुकूमत या फिर जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे क्या कर सके, समाप्त कर सके। याद रखना है ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। बुक का नाम आप पेपर में ये सब चीजें जरूर लिखोगे। 1875 में प्रकाशित दयानंद सरस्वती की पुस्तक जिसका नाम था सत्यार्थ, इससे दो विचार दिखाई देते हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर के विचारों जो है उसको सबसे ज्यादा इनको प्रभावित किया है, इसीलिए इन्होंने वेदों और उपनिषदों की तरफ जानने की बात करी है। और पहली बात तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप सभी को यह भी याद रखना है कि उनका मानना था कि भाई मानव कर्म जो है ईश्वर के दंड और पुरस्कार का सूचक है। यानी आप अपने जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको, अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको ईश्वर से पुरस्कार मिलेगा, अगर आप बुरे कर्तव्य करोगे तो आपको ईश्वर से दंड मिलेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये हमारे किसके ऊपर, कर्मों के ऊपर यानी कार्यों के ऊपर ही निर्भर करता है। अभी आपको याद रखना है। इसके अलावा अरविंदो ने भी इस दावे को स्वीकार किया था, आप सभी को याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ज्यादा इतनी रामायण भी नहीं लिखनी पेपर में, उतना ही लिखना जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई इनका मानना था कि हिंदू समाज जो है अलग अलग रूप में विभक्त है। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार ब्रिटिश वायसराय की मौजूदगी का बड़ा कारण यह है कि हमारी सबसे बड़ी विफलता यह है कि भाई ऐसा तब हो पाया है क्योंकि
जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो हमेशा जो बाहरी व्यक्ति होता है वो पंच बन जाता है, यानी जब आपस के लोग ही आपस में लड़ेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आपस के लोगों में नहीं होगी, बाहर के लोगों में होगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा भारतीय समाज ही उस प्रकार का ऐसा था कि हिंदू समाज वर्गों में बटा था, एक वर्ग दूसरे से लड़ाई करता था, इस वजह से उसका लाभ केवल अंग्रेजों को मिला है। और हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिसमें बाल विवाह या फिर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रथा, दहेज प्रथा हो गई। ये सब सिद्धांतों ने हमारे जो है पूरी सोसाइटी को क्या कर रखा है भाई, खराब कर रखा है। इस वजह से ध्यान रखना है आप सभी को कि अंग्रेज जो थे वो हम पे शासन कर गए थे। दयानंद सरस्वती ने हमें इंटीग्रेट होने की बात करी है। उन्होंने बताया है कि भाई हिंदू समाज जो है वो कई भागों में विभाजित है, जैसे उसमें से कई वर्ग ऐसे हैं जो निचले कोटि के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपरी कोटि के होते हैं, और जो ऊपरी कोटि के होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय वो ज़्यादा भ्रष्टाचार भी करते हैं। और ये महसूस हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो है भारतीय समाज को इस जाति व्यवस्था के कारण या फिर इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही भाई बहुत ज़्यादा उम, शोषित समाज बनना बनना भारतीय समाज शोषित समाज ही बना है। और इसीलिए इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की क्या करी, आलोचना करी है। इसीलिए वैदिक प्रथाओं, वैदिक टाइम का जो था उस टाइम पे इन्होंने लौटने की पूरी तरीके से बात करी है। अब हम अपने जो है थर्ड इंपॉर्टेंट यानी फर्स्ट ही या थर्ड कह लो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी बच्चे पहले कुछ भी नहीं जानते थे उनको ये वीडियो देखने के बाद में बहुत एनर्जेटिक फील होगा, उनको लगेगा कि नहीं यार अब मुझे काफ़ी कुछ आता है और काफ़ी चीज़ें मैं इसमें से समझ रहा हूँ। अब हम ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे तो ये एक सामाजिक सुधारक थे, किस प्रकार से थे, तो भाई ध्यान रखना है ज्योतिबा फुले भी दयानंद सरस्वती की तरह ही वो सामाजिक संगठन बनाने के लिए या समाज को संगठित करने के लिए अपनी इच्छा रखते थे। और इन्होंने क्या किया था, अपने समाज सोसाइटी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन के भी कार्य किए। जैसे आपको मैं बता दूं, एक तृतीय रत्न यानी थर्ड आई नामक एक नाटक था जो 1855 में प्रकाशित हुआ। और ये ध्यान रखना है आप सभी को, ये एक ऐसा नाटक था जिसके अंदर एक चालाक ब्राह्मण जो है वो उसके द्वारा एक अनपढ़ अंधविश्वासी दंपत्ति का शोषण कैसे किया जाता है, और बाद में दंपत्ति एक ईसाई धर्म को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। इस कहानी के जरिए यहाँ पर हिंदू समाज जो है उसकी व्यवस्था, जो बेकार व्यवस्था है उसको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने प्रभुत्व जमा लिया है। और इसी वजह से ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की आलोचना करी है और उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के अंदर उनके बहुत ज़्यादा अत्याचार है। और जो ऐसे लोग हैं जो निम्न कैटेगरी के हैं, शूद्र वगैरह जो है, उनके ऊपर उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थोप रखी है, ऐसे ऐसे अनुष्ठान बना रखे हैं जिसकी वजह से उन्हें अछूत बना रखा है, गरीब बना रखा है, उन्हें लाचारी से जीवन जीना पड़ता है और ब्राह्मणों के चंगुलों में वो धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। अब अंत में इन्होंने बताया, ज्योतिबा फुले ने, इन्होंने हालांकि ईसाई धर्म को प्रमोट नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन बट फिर भी इन्होंने बताया है कि इस समय उनके सामने एक ही जरिया बच गया था कि अगर वो ब्राह्मणों के वो वर्चस्व से निकलना चाहते हैं तो कैसे निकल सकते हैं, ये केवल एक ही तरीके से निकल सकते हैं जब वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले, तभी ये हिंदू धर्म के जो शोषणकारी नीतियां इससे छुटकारा मिलेगा। ध्यान रखना है आप सभी को। तो उन्होंने समाज के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता है उसको उसको बताया है। और यहाँ पर ये बताया है कि एकमात्र उपाय भी यही बताया कि धर्म परिवर्तन था। कहानी पर तीसरी बात ये बताई गई है कि भाई हिंदू समाज में ब्राह्मणी प्रभुत्व को बनाए रखने में शिक्षा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि शिक्षा जो है वो निम्न वर्ग के लोगों को मिलती नहीं थी और इस वजह से वह हिंदू समाज के अंदर शोषित होते रहते थे। अगर अंग्रेजी व्यवस्था को या ईसाई धर्म को मानते हैं तो वो अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं, समाज में एजुकेटेड हो सकते हैं और अपनी स्थिति दशा दोनों को ही क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश शासन में बदलती हुई परिस्थिति में नए कौशल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मणों के अत्याचार से निकल कर क्या किया, ईसाई धर्मों को भी स्वीकार किया। आप सभी को याद रखना है। फुलों ने, जो ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणी जो शोषण है उससे समाज को मुक्त कराने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। और इसमें इन्होंने जो है ब्रिटिश शासन को एक गुप्त वरदान था। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन ही है जो ब्राह्मणों के जातीय प्रभुत्व जो है और जो सदियों से चली आ रही जो प्रथा है उसको खत्म करने में ब्रिटिश शासन जो है एक वरदान का कार्य कर रही है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे सामाजिक सुधार लाए। उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, जैसे जो है आप देखोगे कि भाई जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट हैगा, इसके बाद में
बाल विवाह जो है, इसके अलावा सती प्रथा, इन सब पे रोक लगाई गई। आप सभी को याद रखना है। और इसीलिए जो छुआछूत होता था जिनके साथ में, जो छोटी जाति के थे, तो हिंदू ग्रंथों को भी उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले। लेकिन बाद में इनके कई सारे रिफॉर्म्स हुए हिंदू समाज के अंदर, और फिर इसी वजह से उनके विचार जो थे, ज्योतिबा फुले के विचार जो थे, वो किस लिए थे? ब्राह्मणी जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व को खत्म करने के लिए ही थे। ब्राह्मणी व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर हम, ये समाज सुधारने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में आप लोगों के लिए बन जाता है कि भाई इन्होंने साक्षरता यानी ज्ञान को कहा है, और उन्होंने विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा जो है वही बताई है कि वो ब्राह्मणी प्रभुत्व से हमें दूर कर सकती है। उनका मानना था कि मौजूदा जो सामाजिक व्यवस्था है वो तभी बदलेगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब उन्हें शिक्षा का महत्व होगा। इसके लिए उन्होंने महिलाओं शिक्षा की बहुत जरूरी बात करी। उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को पुरुषों के समान हमें पहले शिक्षित बनाना पड़ेगा, तभी महिलाएं क्या कर सकती है भाई, वो अपनी उस मौजूदा तो जो व्यवस्था है उससे वो बाहर निकल सकती हैं तभी। और इसके लिए उन्होंने 1842 में क्या किया, एक कन्या विद्यालय बनाया। उन्होंने देखा, समाज में ऑब्जर्व किया कि महिलाएं जो है वो शिक्षा क्यों नहीं गेन कर पाती, क्योंकि जो स्कूल थे, विद्यालय थे, केवल पुरुषों के लिए थे, या पहले पुरुष ही ज्यादा जाया करते थे। तो कई ऐसे पुरुष थे उस समय जो अपनी बेटियों को, पुत्रियों को भेजते नहीं थे विद्यालय, क्योंकि वहां पर लड़के भी जाते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भाई महिला शिक्षा के लिए इन्होंने एक बड़ा रिफॉर्म किया। 1842 में इन्होंने क्या किया भाई, महिला जो है महिला विद्यालय खोला, और इसके बाद में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने की विचार की तरह ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कार्य किए। इन्होंने, फुले ने पश्चिमी जो उदारवादी व्यवस्था थी वो भारतीय समाज में लोगों के मन मस्तिष्क में लाने का प्रयास किया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान फुले को, ज्योतिबा फुले को और उनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फुले, उनको बहुत ज्यादा क्या किया भाई, समाज के द्वारा भाई उनके ऊपर अत्याचार किए गए। लोग बाग उनको समाज से निष्कासित कर देते थे। भाई महिला शिक्षा की जब वो बात करते थे तो उन पे गोबर फेंका जाता था, उन पे पत्थर मारे जाते थे, लेकिन फिर भी एकजुट होकर उन्होंने भाई, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ने क्या किया, भारतीय समाज के अंदर महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कदम उठाए। इसके अलावा विदेशी शासन की भूमिका भी उस समय थी, क्योंकि शूद्र जो थे वो ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त करना चाहते, यानी शूद्रों के ऊपर जो ब्राह्मणी वर्चस्व था वो खत्म होना चाहिए, ये इनका मानना था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये जो 3 क्वेश्चन है आप सभी को ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में कोई ये भी पूछता है भाई, सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिबा फुले की भूमिका बताइए, अब ये क्वेश्चन भी आप रख लोगे, क्योंकि समाज में इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन के लिए कार्य किए। तो देखो, अगर हम बात करें कि समाज सुधारक कैसे है, तो इन्होंने, इनके विचारों से समाज में कई सारे परिवर्तन आए। इसीलिए जिससे समाज में सोशल रिफॉर्म्स आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, तो आप सभी को याद रखना वो एक क्रांतिकारी होता है, और वह समाज में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दयानंद सरस्वती के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर तीनों क्वेश्चनों का सार है ये एक तरीके से। इसमें आपको बताना है कि भाई औपनिवेशिक भारत में सामाजिक आंदोलन के द्वारा कई सारे सुधार हुए, समाज में कई सारे आंदोलन हुए। अगला क्वेश्चन है, आपको इन सबके विचारों को अलग अलग लिखना है। बंकिम, फुले, दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय, इन सबके विचारों को आपको अलग अलग डिफाइन करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन कर देंगे। जैसे राजा राममोहन राय की बात करें तो ये ब्रिटिश शासक के समर्थक थे। ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने महिला शिक्षा की स्पेशल बात करी। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये वैदिक समाज में परिवर्तन करने की बात करते थे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप सभी के लिए यहाँ पर बन जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अंबेडकर जी के क्वेश्चन के ऊपर आपको पेपर में पक्का क्वेश्चन एक अंबेडकर जी से देखने को मिलेगा। और इनको क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले इसका जीवन परिचय पढ़ना है इनका, क्योंकि जीवन परिचय पढ़ने से आपको ये क्लियर हो जाता है कि उनके विचार किस पे होंगे और किस तरीके के आप विचार लिखने चाहिए आपको। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिनको बोलते हैं हम, इनके बारे में तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है इनके वैचारिक उन्मुखता का कारण बताइए, यानी उनके विचारों की विशेषताएं बतानी आपको। या फिर आपसे जाति व्यवस्था को लेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पूछा जाएगा, जिसमें वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं वो यहाँ। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय की बात करेंगे। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र में एक महार जाति है उसमें उनका जन्म हुआ था। और बचपन में के बाद ही हम देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा छुआछूत का सामना करना पड़ा था। उनका सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा अपमान होता था कि विद्यार्थियों के साथ उनको बैठने नहीं दिया जाता था,
और साथ ही साथ विद्यालय में उन्हें अपने हाथ से पानी पीना पड़ता था, क्योंकि वो नल जो था, जो मटका था, वो उन मटके के गिलास से वो पानी नहीं पी सकते थे। उनके साथ में बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो हार नहीं मानी। इसके बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन करी। इसके बाद में अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और जो उनकी पीएचडी है, इनकी उन्होंने पढ़ाई पूरी करी। और इसके बाद में ये उसी जगह पर बहुत सारा, यानी जब वो अमेरिका वगैरह गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भाई कानून होते हैं, किस प्रकार से कानून का शासन होता है। और साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति जैसे विचार से अनुभूति हुई उनको, यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया उससे अनुभूति हुई। जो अमेरिका के जातीय भेदभाव है उसके विरुद्ध में भारत की जातीय उत्पीड़न के खिलाफ में इन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये इनके बारे में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जीवन परिचय था। इसके बाद में जब जैसे ही है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी आप लोगों के लिए, यहाँ पर बुक्स के नेम है, बुक्स के नेम अगर आप लोगों के लिए वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद होते हैं तो आप याद कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा कोलंबिया विश्वविद्यालय, आपको कौन सा नाम याद रखना है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। यहाँ पर जैसे इन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करी तो ये बड़ौदा के महाराज जो थे उन्होंने उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था। इसीलिए क्या किया कि भाई जैसी एजुकेशन इनकी पूरी हुई तो वहाँ पर ये आ जाते हैं उनके काम करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, क्योंकि वो छोटी जाति के थे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर नौकरी छोड़ दी। और इसके बाद में वो 1919 में क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना, मॉन्टेग्यू है ना, चैम्सफोर्ड जो है, इस जगह पर वो पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे अब उनकी कुछ रचनाएं, जो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप इसमें से कुछ रचनाएं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मार्क कर रखे हैं, आप इन पॉइंट्स को पहले अच्छी तरीके से पक्का यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहली बात तो डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे उनके ऊपर उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन उन पे सबसे ज़्यादा कैसा प्रभाव दिखता है, मार्क्सवादी के थोड़े से वो समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि उदारवादी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उदारवादी शासन कभी भी समाज में शोषण पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाएगा। वह स्वतंत्रता के समर्थक तो थे कि भाई आज़ादी तो मिलनी चाहिए, लेकिन आज़ादी जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्रता जितनी भी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्वतंत्रता केवल तभी हम लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जब हम आर्थिक क्रियाकलाप से मुक्त हो। यानी फॉर एग्जाम्पल हमें किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर अंडर में रहकर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमारा शोषण जो है मालिक हमेशा करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, हमने स्वतंत्रता तो दे दी, आप यहाँ काम करो या कहीं और काम करो, लेकिन वो मजदूर अगर समाज में कुछ गलत भी हो रहा होगा ना, क्योंकि उसकी इनकम उसकी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है, मालिक की फैक्ट्री, तो वो कभी भी मालिक के विरुद्ध में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे कार्य से निकाल दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ये जो शोषण है, ये शोषण इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, केवल स्वतंत्रता से हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसीलिए उनका मानना है कि समाज में जब उदारवादी व्यवस्था रहेगी तो भाई उदारवादी केवल संकुचित स्वतंत्रता को ही लाएगी। समाज में हर एक व्यक्ति उदारवादी के जरिए विकास नहीं कर सकता। इसीलिए उनका मानना है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है शोषण व्यवस्था बनाए रखने में उदारवादी व्यवस्था मुख्य भूमिका निभाती है। और इसके लिए मार्क्सवादी की तरफ इनका थोड़ा सा रुख बन जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि उन्होंने महसूस किया कि भाई जो है विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता मिलेगी अगर लोगों को, तो शायद समाज के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। एक बात ध्यान रखना है आप सभी को, एक तो कानून के समक्ष समानता की इन्होंने बात करी है। इसके बाद में इन्होंने शक्तिशाली वर्ग जो है समाज में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों को समाज से हमें निकालना होगा, तभी हम समाज के अंदर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा जब ये बाहर अम्बेडकर जी बाहर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर वो मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी फेमस मतलब इन पे प्रभाव देखने को मिलता है। और इसका रीज़न ये है कि भाई मार्क्स की जो कुछ शोध है जिनका नाम है फ्यूरबैक की बात, अगर इसको जब हम बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पढ़ा तो इसके बाद में इन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, जैसे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था के कारण लोग संघर्ष करते थे। इसके अलावा हर समाज में ऐसे मजदूर भी रहते हैं जहाँ पर कुछ लोग प्रभावशाली लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, निचले वर्ग का शोषण करते हैं। इसीलिए समाजवाद जब रहेगा तो ये सारी की सारी व्यवस्था हट जाएगी, पूंजीवादी व्यवस्था में ये सारी चीज़ें व्याप्त रहती है। तो इन्होंने कहीं हद तक समाजवाद को काफ़ी ज़्यादा इनोग्रेट किया। इसके अलावा आप देखोगे कि भाई ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के भी क्या थे, आलोचक थे। वे मानते थे कि भारत में भाई ये जो ब्राह्मण है ये प्रभावशाली है
और इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है जिससे इन्हीं का ही हमेशा वर्चस्व रहे। इसके अलावा बुद्ध द्वारा जो आंदोलन चलाए गए भाई, उसमें बहुत सारे लोग बाग केवल इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको उनके साथ में समाज में उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। याद रखना है, जो शूद्र थे उनके पास में ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उस छुआछूत से निकल कर इन्होंने क्या किया भाई, निकलने का एकमात्र रीज़न यही था उनके पास में कि वो किस में शामिल हो जाए, बौद्ध धर्म में या अन्य धर्म को एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा शारीरिक श्रम जो है ये केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है व्यक्ति के लिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे गांधी और अंबेडकर के जो विचार थे वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सहमत नहीं थे। भाई अंबेडकर जी जो थे वो मानना था, गांधी जी या गांधीवादी जो विचारधारा थी उन सब का इन्होंने प्रबल विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि भाई गांधी जी जो है छुआछूत को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि आपके पिछले जन्मों का जो कर्म है वो उसका ही फल है कि आप किस जाति में पैदा होते हो। लेकिन अंबेडकर जी जो है वो बिल्कुल भी इससे बहिष्कार करते थे, आप कह सकते हो बिल्कुल विरोधी थे। और यही रीज़न है कि गांधी और जो अंबेडकर जी है इनकी विचारधारा जो है इस मामले में सेम नहीं है बिल्कुल भी, आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर धर्म को लेकर जो है इन्होंने अपने विचार दिए, ध्यान रखना है। विशेषकर तीन से चार धर्मों की बात करिए, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म। आप सभी को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। हालांकि वह हिंदू धर्म के जितने भी आपके लिटरेरी डिवाइस है, जितने भी आपके सोर्स हैं आप सभी के, उन सभी का इन्होंने प्रबल विरोध किया है, हमेशा से विरोध किया है। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पे बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने क्या किया है कि भाई धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि वैदिक समाज का जैसे जैसे पतन हो गया, आर्य समाज में बदल गया और वैसे वैसे ही भेदभाव बढ़ता चला गया। वैदिक समाज में ज़्यादा भेदभाव नहीं था, लेकिन आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार केवल इसलिए हुआ ताकि जो लोग हिंदू धर्म की कर्म कांडों से बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी कमियां बताई, जिसमें इन्होंने बताया एक तो अनेक प्रकार के देवी देवता है, दूसरी बात हिंदू धर्म के अंदर अनेक प्रकार की प्रथाएं मौजूद है और साथ ही साथ में अलग अलग अवतारों के जो भगवान है उनका भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की जब जब स्थिति समाज में खराब हुई है तो उन्होंने ऐसे ऐसे अवतारों की बात करी है जिसकी वजह से समाज में उनकी जो कमियां है वो ठीक हो जाए और उनकी स्थिति दोबारा से मजबूत हो जाए। और केवल इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि भाई हिंदू धर्म का बहुत विरोध किया है। अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की व्याख्या जो है वो बहुत नए सिरे से करी है। उन्होंने कहा है कि समाज में अगर समानता लाने का या गरीबों को शोषण से बाहर निकालने का अगर किसी ने काम किया है तो वो बौद्ध धर्म ने काम किया है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे ये ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा को नहीं मानते, यानी आत्मा को मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं मानते। इनका कहना है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी आप सभी को साथ हमेशा ही अच्छा होगा। अंबेडकर ने ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की भी आलोचना करी है। इन्होंने केवल बौद्ध धर्म की ज़्यादा आलोचना नहीं करी, क्योंकि बौद्ध धर्म को खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया है और बौद्ध धर्म को इन्होंने अच्छा भी माना है। इन्होंने ईसाई और जो है इस्लाम धर्म दोनों की आलोचना करी है और इन्होंने कहा है कि दोनों के अंदर हिंसाएं जो है बहुत ज़्यादा व्याप्त है। इन दोनों धर्मों के अंदर भी ऊंच नीच का जो व्यवहार ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में इन्होंने तर्क दिया था कि भाई इन्होंने अपने आप को अलग तरीके से समाज में संगठित करने का प्रयास किया है, जिसमें महिलाओं को कम से कम अधिकार मिलते हैं और महिलाओं को इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ कुल मिलाकर इन दोनों का ही विरोध किया था। और यहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में इन्होंने बताया है, जैसे ईसाई धर्म के बारे में बताया कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह जो है वो ईश्वर के पुत्र है। और वह बोलते हैं कि भाई अम्बेडकर ने महसूस किया कि दोनों धर्म के अंदर असमानताएं मौजूद थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। तो दोनों धर्म के अंदर ऐसे ही है कि अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। तो जाति व्यवस्था को लेकर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आपको विचार करने ही करने, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। जाति व्यवस्था के विध्वंसक को लेकर धर्म और राजनीति पर महात्मा गांधी के विचार, इनके विचारों का भी हम अनुसरण करेंगे, भी इनके विचारों को भी हम पढ़ेंगे। तो जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाता है इसके बारे में क्या बता रखा है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले भाई जाति व्यवस्था को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाज में सबसे बड़ा एक दैत्य के रूप में कहा है। इन्होंने कहा है कि समाज में जो हमारी सती है, बाल विवाह है या विधवा प्रथाएं हैं, ये सब बिल्कुल अमाननीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो ये
विभिन्न जातियों द्वारा अपने अपने अपनी जातियों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इन सब का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा अंबेडकर जाति पर विशेष बल देते हुए कहते हैं कि इन जातियों के कारण जो है श्रम विभाजन कर दिया गया है, यानी जाति के आधार पर लोगों को कार्य दे दिए गए, किसी को धोबी बना दिया, किसी को कुम्हार बना दिया, किसी को लोहार बना दिया, किसी को सोनार बना दिया। अलग अलग प्रकार की जातियां जो है वो केवल केवल इनके जो है ऑक्यूपेशन यानी श्रम विभाजन के आधार पर ही कर दिया है। और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि भाई हमेशा जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग रहे, उन्होंने अपने आप को उच्च स्तर पर रखा है। अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, दोनों ने समाज के अंदर क्या किया है भाई, जो निचले वर्ग के लोग हैं उन दोनों निचले वर्ग, चाहे वैश्य की बात करें या शूद्रों की बात करें, दोनों की स्थिति को इसने लगातार खराब करने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पर छुआछूत के बारे में बताया भी गया है कि छुआछूत ना केवल जाति अपमान का एक चरम है, बल्कि यहाँ पर देखें तो छुआछूत के दायरे से कई लोगों को सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, उन्हें दूषित माना जाता था। आपने क्लास 12th में चंडालों के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था और इस वजह से उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था। मजबूरन उनको क्या करते थे, हमेशा उनका तिरस्कार होता था। मानव संपर्क में ना आए तो कितनी गलत बात है। एक सोसाइटी में, एक समय समाज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म होना ये निश्चित नहीं होता कि कौन व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर किसी निचली जाति में जन्म लेता है तो उसके साथ ऐसा इस प्रकार का भेदभाव किया जाए, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त या फिर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ध्यान रखना। जाति व्यवस्था को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी दोनों के बीच में मतभेद भी है कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में जाति व्यवस्था एक दैत्य है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, आप सभी को पता है। और इनका जन्म कब हुआ था तो आपको ध्यान रखना है 1869 में 2 अक्टूबर के दिन जो है गुजरात के पोरबंदर उसके आसपास हुआ था। वहीं पर इनका आश्रम भी है, आप सभी को याद रखना है। तो इनके विचार कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, देखो विचार इनके बहुत आसान है। मैं आप लोगों को बता दूं, इनके विचार आपसे या तो पूछा जाएगा धर्म और राजनीति पे विचार बताइए इनको इनके क्या विचार है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर विशेष वीडियो में अलग से ही बात करूंगा। यहाँ पर उनकी कुछ सिद्धांत है, जैसे सत्याग्रह, हिंसा और साथ ही साथ में आप देखोगे स्वराज। ये 3 क्वेश्चन ही आपको इसके अंदर करने हैं, 3 के ऊपर ही क्वेश्चन पेपर में बनता है। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का कहना था कि सत्य एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य से कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मनुष्य को अगर उसको पाना है तो उसको अपने अंतर आत्मा से उसको मांगना पड़ेगा। पहले मांग आप क्यों कर रहे हो, आपको पहले यही खुद ही पता होना चाहिए। तो भाई सत्य जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और जब मनुष्य सत्य के लिए आग्रह करता है बिना बिना किसी हिंसा के, तो इसीलिए हम देखते हैं अहिंसक रूप से, बिना किसी हिंसा के अहिंसक रूप से जब मनुष्य इसका अनुसरण करता है, अपनी मांग को रखता है, तो एक ना एक दिन जो है उसको मांग स्वीकार करनी पड़ती है सामने वाले व्यक्तियों को। स्वराज के बारे में बताया गया है। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज। तो गांधी जी ने कहा है कि भाई स्वराज होना चाहिए। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, जिसमें इन्होंने सत्ता के विभाजन की बात करी, इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करी है। इन्होंने कहा है कि सत्ता का अधिक से अधिक लोगों में विभाजित होना चाहिए, ग्रामीण इलाकों का विकास करना चाहिए, साथ ही साथ में संसाधनों पर जितने भी पावर वाले जो क्षेत्र है उस पर केवल कुछ लोगों का ही अधिकार ना हो जाए। आपको ये याद रखना है, समाज के कुछ लोग ही उस पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल ना कर लें। सरकार के जितने भी तंत्र हैं वो भ्रष्ट ना हो जाए। समाज में गरीब जो ग्रामीण इलाके हैं उनको जरूर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि शहर तो अपने आप डेवलप हो जाते हैं लेकिन गांव डेवलप नहीं होते। तो गांधी जी के विचार भी आप सभी से पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन भी करना है। जैसे देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है स्वराज, सर्वोदय, इन सब के ऊपर में। सर्वोदय का मतलब है समाज के हर एक वर्ग का उदय हो, इसके बारे में आपको बताना है। गांधी जी ने अपनी 7 बातें बोली थी सर्वोदय के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को रोजाना क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ही ना रहे। जब वो किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं रहेगा तो वो समाज की, सोसाइटी के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार, इसके अलावा नेहरू के विचार भी है, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के आपके विचार पूछे जाते हैं। आपसे इस वाले यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे विषय पूछा जाएगा राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार आपके पेपर में, या फिर आपसे जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जाएगा।
शॉर्ट नोट में कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कई बार पूछ लेता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कहूँगा टाइम कम है, तो आप केवल इन 2 क्वेश्चनों को एक बार ही देख ले, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, ज़्यादा लिखना ही नहीं होता, आपको पता है। 10 नंबर के बारे में आप सभी को, तो इसके अंदर, जैसे इसके अंदर अगर आप इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखोगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार। तो समाजवाद आखिर होता क्या है? समाज में समानता लाने का एक मुख्य कार्य जो है समाजवाद करता है, और एक इस विचारधारा से इंटरलिंक होता है, तो मार्क्सवाद से होता है। ध्यान रखना है, आप सभी जिस भी विचारधारा की बारे में बात कर रहे हो, उसके अंदर आपको उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। तो समाजवाद का जो ओरिजिन है, हम देखते हैं मार्क्सवाद की जड़ों में है। और मार्क्सवाद या जो समाजवाद है, ये समाज के अंदर किस सिद्धांत पे काम करता है? समानता, समानता के सिद्धांत पे काम करता है। इसका मानना है कि समाज में जब तक समानता नहीं होगी, जब तक समाज विकास नहीं करेगा। तो राम मनोहर लोहिया ने अपने दृष्टिकोण को जो है 7 क्रांतियों को कहा है। 7 क्रांतियों को, जैसे कि महिला और पुरुष के बीच में समान होना चाहिए, रंग पर आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, आर्थिक और धार्मिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष होना चाहिए, और परंपरागत जो हमारी कर्मकांड है उसको खत्म कर देना चाहिए। पिछड़े वर्ग की जो जाति है उनके लिए उभारने के लिए कार्य करने चाहिए, और जो विभिन्न भिन्न भिन्न रूप से विदेशी दासता के विरुद्ध उपाय की बात करी इन्होंने। इन्होंने बात कही है कि भाई आर्थिक समानता हो जाए, पूंजीवादी समाप्त हो जाए, ताकि समाज के अंदर सभी एक बराबर हो जाए। समाज में ऐसे लोग जो हाशिए पर हैं, उनके विकास की बात करी इन्होंने। हथियार जो है, हथियारों की होड़ पर रोक लगाने की बात करी इन्होंने। तो ये सारी की सारी बातें आप सभी को याद रखना है। ये सब और सब केवल कब होंगे? ये तब होंगे जब मार्क्सवाद समाज में होगा, तभी एक गरीब का शासन होगा। तो मार्क्स, गांधी और समाजवाद, अपनी पुस्तक में लोहिया ने इसमें कई सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिसके जरिए लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का विश्लेषण किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है जनता अपनी सरकार को तो चुनेगी, परंतु सरकार इस हिसाब से कार्य करेगी कि समाज में सभी लोगों को संरक्षण दिया जाए, सभी हितों के, सभी सभी वर्ग के क्या क्या हित है उनको पहचाना जाए, और उन सभी के लिए कार्य किए जाए। इसके लिए इन्होंने एक समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का अनुसरण किया है। इन्होंने कहा है कि समाजवादी सत्ता जब शासन में आएगी और ये रिफॉर्म्स तभी आ पाएंगे। भारत के अंदर समाजवादी विचारधारा बढ़ाने में लोहिया का महत्वपूर्ण योगदान है, और समाजवादी विचारा गांधीवादी आदर्शों से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि गांधीवाद का भी कहना है कि समाज के अंदर सबके लिए समानता होनी चाहिए, समाज में हर एक व्यक्ति के लिए एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, आप सभी को याद रखना है। और लोहिया जो है वो कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत था उसके प्रबल समर्थक थे। आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है। उनकी राय में जो समाज में जो अलग अलग वर्ग या जो जाति है, इसको पहले हमें खत्म करना चाहिए, तभी समाज के अंदर जो है समानता आएगी। आपको याद रखना है, लोहिया के अनुसार सामाजिक परिवर्तन लाने का एकमात्र रीजन और एकमात्र तरीका ये है कि समाज में जो जाति व्यवस्था है इन सबको पहले समाप्त करना है, और समाज के अंदर सभी वर्गों के लिए एक समान हित की व्यवस्था हमें करनी होगी, तभी समाज के अंदर सभी वर्ग के लिए कार्य किए जा सकेंगे। उनके अनुसार जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर मशीनरी, सहकारी और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको खत्म करना पड़ेगा, ताकि समाज में हर किसी को रोजगार मिल सके। इसके बाद में 1959 में हैदराबाद में समाजवाद के अपने एक सिद्धांत में घोषणा करी थी इन्होंने। इसमें इन्होंने 6 बुनियादी बातों की बात करी थी। इन्होंने कही थी आय और व्यय, बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता, इसके अलावा सामंतवादी मानक, वयस्क मताधिकार, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, जीवन जीने का लोगों को अधिकार होना चाहिए, आप सभी को ध्यान रखना है। ये सारी की सारी बात इन्होंने कही थी। इन्होंने इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर भी है कि लोहिया ने नई सभ्यता यानी समाजवाद को इनोग्रेट करने की बात करी है। इन्होंने बताया मार्क्सवाद के शब्दों में समाजवाद मानवतावाद को कहा जाता है, और उन्होंने भारत के समाजवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इनके विचार दिए गए, आप इसको एक बार रीड आउट करना, आपको समझ ना आए तो आप आगे पूछ सकते हो। एक तो आपसे राम मनोहर लोहिया के विचार पूछे गए। इसके बाद में आपसे जयप्रकाश नारायण, आपसे पेपर में जयप्रकाश नारायण शब्द इस्तेमाल ना करके आपसे लोक नायक शब्द इस्तेमाल कराया जाएगा। आपको लोक नायक शब्द भी मिल जाए तो आप समझ जाना जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें आपको इनके भी समाजवादी चिंतन का परीक्षण करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को इसी यूनिट में मिलेगा, आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय लोकतंत्र के बारे में बात कही है। तो भाई संसदीय लोकतंत्र जो है इनकी एक मुख्य अवधारणा है, इनकी आपको याद रखना है नेहरू की।
नेहरू के विचार या तो आपसे समाजवाद पे पूछे जाएंगे या फिर आपसे संसदीय लोकतंत्र के बारे में इनसे पूछा जाएगा। समाजवाद भी इनका वैसे ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते समाजवाद पे, इनके सबके विचार, समाज में समानता तो सबको ही लानी है, समाजवाद पे जो भी अपने विचार दे रहा है। तो यहाँ पर एक तो इनसे लोकतंत्र के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर, इनसे जो क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में एक तो लोकतंत्र से बनेगा। तो भाई ध्यान रखना, नेहरू लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि समाज में जब लोकतंत्र होगा तभी व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा, अपने विचारों को अधिक तरीके से प्रकट कर पाएगा और अपने ऊपर होने वाले शासन का या तो विरोध या समर्थन अच्छे तरीके से तभी कर पाएगा। आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे हमारे पास कृतियाँ हैं जो कि रूसो या फिर जे.एस. मिल, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत शास्त्री हैं जिनकी जिनके ग्रंथों के अंदर जो है किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर समाज चलना चाहिए इसके बारे में वर्णन मिलता है और उसके अंदर लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार से लोकतंत्र की जो अच्छाइयाँ हैं इसको इन्होंने गिनवाते हुए इन्होंने लोकतंत्र पर अपने विचार दिए हैं। इन्होंने बताया है लोकतंत्र के बारे में कि मनुष्य इस लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्रता का अच्छे तरीके से उपभोग कर पाता है, मनुष्य आत्मशासन हो पाता है, सहिष्णु हो जाता है और उसके जीवन में स्वतंत्रता शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाती है। आपको याद रखना है, सच्चा लोकतंत्र केवल तभी स्थापित होता है जब लोग जो है उस पे क्या करते हैं, अपने विश्वास रखते हैं। आप सभी को याद रखना है, पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेहरू के विचार इनके ऊपर पूछा जाएगा। द्रविड़ आंदोलन के अंदर जो ईवी रामास्वामी नायकर है इनके विचार आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवी रामास्वामी नायकर, अब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो ईवी रामास्वामी नायकर है इनके विचार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये क्या है, साउथ के है, लेकिन इन्होंने साउथ में एक ब्राह्मण खुद भी होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो ब्राह्मणों ने जो अपनी व्यवस्था बना रखी है उसका इन्होंने विरोध किया है। पहली बात तो आप सभी को सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, इन्होंने हिंदू प्रभुत्व को और ब्राह्मणी प्रभुत्व का इन्होंने आलोचना किया है। इन्होंने बताया है कि हिंदू धर्म में और ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से समाज जो है कई भागों में विभाजित हो गया है और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना करी है। इन्होंने बताया है कि भाई तमिलनाडु में भी ब्राह्मणों ने हिंदू ग्रंथों कर्मकांडों पर ऐसी व्यवस्थाएं बना ली है जिस पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये ब्राह्मण में कुल तमिल संख्या में कुल 3% है ब्राह्मणी कुल के, और इन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कर रखा था। 3% लोग पूरे 97 पर शासन कर रहे थे। उसका मेन रीजन है डर का शासन। इन्होंने क्या किया था, अपनी स्थिति को समाज में बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा था और इसका एक रीजन मात्र रीजन ये था कि ब्राह्मणों ने भूमि पर जो है अपना अधिकार रख रखा था, ज्यादातर लोगों को अधिकार नहीं दे रखा था और ज्यादातर लोग जो है कि यहीं पर ही कार्य करते थे, इनके पास ही कार्य करते थे। ज्यादातर प्रशासनिक विभाग के जितने भी कार्य थे उन पर या तो बड़ी जाति या फिर जो है ब्राह्मणों का ही अधिकार हो गया था। इस प्रकार से समाज जो है कई वर्गों में हमें विभाजित दिखता है, आप सभी को याद रखना है। जो नायंकार है इन्होंने हिंदू और ब्राह्मणी जो है प्रभुसत्ता को अस्वीकार किया। इन्होंने हिंदुओं के सामाजिक परिवर्तन की बात करी, उन्होंने समाज को परिवर्तन की बात करी। उन्होंने उन्होंने हिंदू धर्म को एक अफीम का नशे के रूप में कहा। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, अफीम का नशा और हिंदू धर्म का नशा दोनों एक जैसा होता है। उन्होंने कहा है कि अफीम भी लोगों का दिमाग पे जब चढ़ जाता है तो लोगों को पागल कर देता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म के नाम पे भी लोग बाग बिल्कुल क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। नायंकार ने अपने धर्म के मतलब हिंदू धर्म जो था उस पर कई सारे धर्म आरोप लगाए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाज के अंदर ये बहुत भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी की भी आलोचना करी है। इस क्वेश्चन को भी आपको करना ही करना है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म की आलोचना कैसे करी है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। हिंदू धर्म की आलोचना में ईवी रामास्वामी नायकर की विशेषता। अच्छा, अब मुस्लिम राष्ट्रवाद पर मोहम्मद अली जिन्ना के विचार, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊं और इसके अंदर अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन क्वेश्चनों की बात करें और आपको केवल यही क्वेश्चनों को करके जाना अपने पेपर के लिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस तो बनाते ही रहूंगा। जैसे इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई मुस्लिम राष्ट्रवाद पर मोहम्मद अली जिन्ना के विचार को आपको बताना है, तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया हिंदू मुस्लिम एकता पर सही सैयद अहमद खान के विचार। कई बार हिंदुत्व के ऊपर वीडी सावरकर के विचार आपसे पूछ लिए जाते हैं, सभी को याद रखना है। आधुनिक समय में जो सर सैयद अहमद खान है इनके क्या क्या योगदान है इसके बारे में आप सबको बताना है। मुस्लिम चिंतन के प्रति मोहम्मद जो इकबाल है इनकी प्रमुख जो योजना है इनका विस्तार से आपको वर्णन करना है। टैगोर जो है
जो रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके राष्ट्रवादी की अवधारणा जो है उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। टैगोर जी की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में महात्मा एम के गांधी आएगा यहाँ पर ना, मोहनदास करमचंद गांधी, एम भी आएगा। एम के गांधी के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में क्या मतभेद थे आपको ये एक्सप्लेन करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के मतभेद का मतलब है दोनों में डिफरेंशिएट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में भारत की राजनीति में नरमपंथी को लेकर अरविंदो की क्या आलोचना है ये बताना है आप सभी को। इसके अलावा राष्ट्रवाद पर अरविंदो के क्या विचार है ये क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है। अरविंदो ने ब्रिटिश शासन पर क्या बुरा कहा है या क्या बुरा प्रभाव पड़ा है भारत के ऊपर, ये भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो ने भारतीय समाज के राष्ट्रवाद का पैगंबर क्यों कहा जाता है, भारतीय समाज को इकट्ठा करने में अरविंदो की क्या विचार है, आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम विचारकों की क्या क्या प्रवृत्ति रही, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी और उग्रपंथी यानी गर्मपंथी विचारों में क्या समानता और क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बताना है। राजा राम मोहन राय ये सामाजिक सुधारक कैसे थे, ये हमने पहले बात कर ली तो इसको नहीं करना है। इसके बाद में सामाजिक परिवर्तन में स्वामी विवेकानंद की क्या भूमिका है, और इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है, नारीवाद में की भूमिका में पंडित रमाबाई की क्या भूमिका है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ये, इन सारे क्वेश्चनों को मैं अलग से वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए ये करना है कि आप सभी को इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करते हुए चलना है। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में नरमपंथी और आक्रामकवादी का क्या योगदान है। नरमपंथी की आलोचना कीजिए लाल बाल पाल, आप सभी को पता है ये एक अग्रसेव थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों के नाम को ही लाल बाल पाल कहा जाता है। इन तीनों को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, नरमपंथी की इन्होंने आलोचना कैसे करी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी हमारी आने वाली वीडियो जल्दी आप सभी के लिए आएगी, जिसमें हम आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद कितनी आई, आप हमें ज़रूर बताना, और बाकी और भी वीडियोस आप सभी के लिए जल्दी आएगी। सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने रह गए जिसे मैं बताऊँगा। और बाकी अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं, 500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।